दोस्तों, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई चीज़ जिसका इंतज़ार लंबे टाइम से था। दोस्तों, वैसे तो मैंने यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और जो है इंस्ट्रूमेंट सभी ट्रेडों की अलग अलग क्लासें ली है, लेकिन आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका ध्यान रखिएगा। पहले नंबर की प्रथम क्लास, पहली क्लास जो कि फीटर ट्रेड वालों के लिए है, बहुत ही ज़ोरदार। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन फीटर ट्रेड। और फीटर ट्रेड क्या होती है, एक चीज़ में मैं आपको क्रमबद्ध रूप से देखिएगा। यहाँ 300 के लगभग 200 से 300 क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि लास्ट तक आपको चलेगी। अब ये 200 से 300 क्लासें आपको क्रमबद्ध रूप से मिल जाएगी, सारी की सारी 1 2 3 4 करके 150 700 200 300 इस तरह से आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे, जिनको आपको सीक्वेंस में लिखते 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 बढ़िया क्लासमेट के पे नोट्स बनाना है, अच्छे रजिस्टर पर नोट्स बनाना है, जिससे आप सुव्यवस्थित पढ़ पाए। इस क्लासों के माध्यम से मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ कि फीटर ट्रेड से जो भी बंदे बिलोंग करते हो, उनके चाहे डीआरडीओ हो, भेल हो, सेल हो, मेट्रो हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, या फिर मेट्रो में कोई सी भी मेट्रो हो, जैसे डीएमआरसी हो, एनएमआरसी हो, जयपुर मेट्रो हो, गुजरात मेट्रो हो, लखनऊ मेट्रो हो, चेन्नई मेट्रो हो, मुंबई मेट्रो हो, या फिर कोई भी फैक्ट्रीज लेवल पर वैकेंसी निकलती हो सरकारी में, वो भी, या फिर अपनी आर्मी में, सेना में या पुलिस में कोई भी टेक्निकल पोस्ट की भर्ती निकलती हो, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, तो इन सभी में जहाँ पर भी फीटर ट्रेड को मांगा जाता है, तो उनमें नेचुरली बात है कि जब अपनी फीटर की वैकेंसी आती है, जैसे पाइप फिटर हो गया, जैसे मान लीजिए अपने बात करते हैं तो पाइप फिटर वगैरह है, इस टाइप से जो है आपके यूँ समझेगा पीडब्ल्यूडी में या इनमें भी जो भी वैकेंसी आती है जलदाय विभागकरण, उनमें भी फीटर की रिक्वायर्ड होती है। तो हर जगह, हर समय, हर स्थान पर एक फीटर की आवश्यकता होती है। इसी की उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार प्रत्येक विभाग में, राजस्थान सरकार प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक स्टेट की सरकार प्रत्येक विभाग में फीटर की कुछ न कुछ पोस्टें निकलती है। प्रश्नवाचक ये चिन्ह है कि फीटर की ज़्यादा परसेंटेज नहीं होती है वैकेंसी की निकलने की, जो ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ जो वैकेंसी होती है वो कम होती है। तो जब बात करते हैं वैकेंसी की संख्या कम रहती, तो इस बात को भी नोटिस करो ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो कम होते हैं, अर्थात छात्रों की, फीटर के छात्रों की संख्या भी कम नहीं होती, बल्कि बहुत कम होती है। इसलिए आपको मैं इस वीडियो कोर्स के माध्यम से सारी क्लासें क्रमबद्ध कराऊंगा। किसी में देखिएगा 50 क्वेश्चन, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 75, किसी में 100, किसी में 150, किसी में 200, अलग अलग जो विभाग है वो अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग रूप से क्वेश्चनों की संख्या ट्रेड के, पर्टिकुलर ट्रेड की देता है, और उस ट्रेड में से जो बाहुबली रूप निकल कर आता है, ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसमें लगभग 50% से रेशो कम ट्रेड का रहा हो और ट्रेड की वैकेंसी निकली हो। बाकी में जीके आ जाती है, मैथ आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, हिंदी आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, या इधर इन सभी चीज़ों में से कोई भी चीज़ें वो दे देते हैं, जिसका रेशो 50 से ज़्यादा नहीं होता। कुछ कुछ पोस्टों में तो फीटर ट्रेड के लिए पूरा का पूरा ही रेशो होता है, जैसे इसरो में टोटल 100% भी रेशो होता। ऐसी भी जो है वैकेंसीज आती है जिसमें पूरा रोल ही ट्रेड पर्टिकुलर का रहता है। तो इस तरह से मैं तैयार कर रहा हूँ। दूसरी बात, एक और बात बताऊँ, जो बंधुजन, जो मित्रजन, जो दोस्त ITI फीटर ट्रेड से कर रहे हैं, तो उन्हें भी ITI करने के लिए पढ़ना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव तैयार करना पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव जब तैयार करते हैं तो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि वो ऑब्जेक्टिव आपके वहाँ पर भी काम आएंगे, अर्थात प्रत्येक ईयर जो चल रहा है उसमें भी काम आएंगे, कि प्रथम ईयर, दूसरे ईयर में, क्योंकि वहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव देकर, पेपर देकर फाइट करना होगा। और यही चीज़ें हैं कि वहाँ के ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगी, ये मेरा मानना है। अतः जो ITI बंधुजन कर रहे हैं, मित्र जो फीटर ट्रेड में ITI कर रहे हैं, तो वो उनके लिए भी ये सारे के सारे 200 से 300 वीडियो बहुत कारगर होंगे। माना कि थोड़ा कॉस्ट जरूर है, लेकिन उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर भी तो
अनुभव आपका है। अगर आज ले रहे हो तो वो आपका 1 ईयर में ऐसा तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। साथ में इसके साथ ही आपको इसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, पीडीएफ मिल रही है, क्लास नोट्स मिल रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी तो मिल रही है। ये तीनों चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली जा रही है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि फीडर ट्रेड का जो सिलेबस है, मैं 200 से 300, कितनी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 200 से 300 यहाँ क्लास के रूप में, किसके रूप में, क्लास के रूप में कराऊंगा। और जब क्लास के रूप में कराऊंगा तो वो होगा वीडियो कोर्स। कौन सा, वीडियो कोर्स। आप इसे पेन ड्राइव के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो, ऐप के माध्यम से भी और वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। jugalsir.com के माध्यम से, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फीटर वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। आज जो है मैं फीटर की प्रथम क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्रमबद्ध रूप से स्टार्ट करने से पहले, सीक्वेंस रूप से स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीजें मैं दे रहा हूँ। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। कुछ क्लासें इसमें से आपको 10 से लेकर के, यहाँ पर ध्यान रखना, 1 से लेकर के देखिएगा यहाँ पर 10 से 20 क्लास में आपको किस में डालूंगा, यूट्यूब पर। किस पर डालूंगा, यूट्यूब पर। देखिएगा यहाँ पर बात कीजिए, यूट्यूब पर डालूंगा। बाकी लोग चाहेंगे कि सर सारी क्लासें यूट्यूब पर डालो, तो पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 क्लास ही मैं यूट्यूब पर डाल सकता हूँ। बाकी आपको 200 से 300 पूरा कोर्स की क्लास चाहिए तो पेमेंट मोड पे ही होगी, जो पेन ड्राइव के रूप में हो सकती है, वीडियो कोर्स के रूप में हो सकती है, ऐप के रूप में हो सकती है, वेब के रूप में हो सकती है। इस तरह से सारा सीक्वेंस बद्ध होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज सभी दोस्तों आपको मैं स्टार्ट करता हूं कि फीटर क्या है और इसका शुरुआत करते हैं। देखिएगा मैं शुरुआत में ही इन सभी बिंदुओं के बारे में बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको निःशुल्क मिलेगी, कौन सी पेमेंट मोड पे मिलेगी और इसमें क्या क्या चीजें आपको रहेगी। अब आपकी पूरी थ्योरी ए से लेकर के जो इससे पिछले वाला मैंने आपको जो है कोर्स का बताया था, वो सारा का सारा फीटर ट्रेड के मैं समावेश करूंगा, पर क्रमबद्ध रूप से होगा। क्रमबद्ध रूप से मतलब सीक्वेंस रूप से होगा, क्योंकि जो चीज़ जहां आनी चाहिए वहां ही आएगी। क्योंकि देखिएगा, इसीलिए अगर मैं ये चीज़ें क्रमबद्ध नहीं करूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों फीटर के जो दोस्तों है, पहली क्लास के साथ 300 क्लास तक के आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा और बने रहेगा मेरे साथ। तो चले अपन चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर और बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फीटर ट्रेड, अर्थात फीटर ट्रेड का परिचय। फीटर ट्रेड का परिचय पहली क्लास तो यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों। आप आईटीआई गए हो तो पहली क्लास तो यहाँ से होती होगी ना, याद है ना। तो ये चीज है, तो पहली क्लास यहाँ से और एंड क्लास कहाँ होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से एक एक चीज को आपको क्लियर करना है। तो वो 300 नंबर की जब क्लास आएगी तब मैं बोलूंगा कि दोस्तों धन्यवाद, आपने ये पूरी क्लासें ली, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। तो 200 से 300 कोर्स हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन कार या अदर जो होती है उनकी अपेक्षा फीटर ट्रेड का सिलेबस बहुत लेंथी होता है। इसको आप मानो या मत मानो, क्योंकि इसमें देखिए कितनी चीज़ें आती है, सारे के सारे टूल्स आ जाते हैं, मार्किंग, मेजरिंग, कटिंग और हेल्पिंग, ये सारे तो टूल्स आ जाते हैं। लेथ मशीन आ जाती है जो टर्नर की होती है, शेपर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन आ जाती है। यहाँ तक कि लुब्रिकेंट, कूलेंट और हीट ट्रीटमेंट भी आ जाते हैं, उष्मा उपचार भी आ जाते हैं, धातुएं पूरा चैप्टर आ जाता है दोस्तों। इसमें और भी कुछ चैप्टर है, वह है फोर्जिंग का पूरा आ जाता है, वेल्डिंग आ जाता है, ब्रेजिंग आ जाता है, सोल्डरिंग आ जाता है और इसके बाद शीट मेटल आ जाता है। सारा का सारा चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा है, अतः इन सभी को पढ़ना होता है। आपको अच्छी तरह से पता हो तो इसमें चूड़ियाँ वगैरह, क्या चूड़ियाँ थ्रेड होती हैं वो भी आ जाती है, और चूड़िया को गेज वगैरह ले लीजिएगा। टोटल ए से लेकर के जेड तक बहुत सारा लेंथी सिलेबस है, इसलिए इसमें 200 से 300 वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ और इनको पढ़ना है। और इन क्लास को आप ले सकते हो क्रमबद्ध रूप से, सीक्वेंस में चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। मैंने आपको बता ही दिया है, पर आज मैं बेसिक जानकारी के साथ पहले वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। ये आपका और हमारा अर्थात फीटर का पहला वीडियो है और इसी क्रम में यहाँ पर आपको मिलेगा 300 नंबर का वीडियो, तब जाकर के आपका लगभग कोर्स पूरा का पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा। इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, पर पढ़ते रहेगा, देखते रहेगा और डेमो के जरूर देख करके ही यहाँ वीडियो कोर्स खरीदे। जो भी बंधुजन है, मित्रजन है, दोस्त है फीटर वाले, उनको मेरी तरफ से एक विशिष्ट सलाह है।
सलाह है, वो सलाह को ध्यान रखिएगा कि डेमो यूट्यूब पर डेमो देख करके ही यहाँ पर पेमेंट करे, अन्यथा ना करे, क्योंकि हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में, हर स्थान पर क्या है, धोखा है। तो सावधान हो जाएगा। धोखे से बचने के लिए पहले देखो, परखो, जांचो। मुझे भी और दुनिया को भी, जो भी टीचर आपको फीटर में पढ़ा रहा है उनको भी क्लिक करो। 10 टीचर आएंगे, सब्जेक्ट का नाम लिखो, और 10 टीचर आएंगे, लेथ मशीन लिखो, 20 टीचर आएंगे, और उसमें से जो बढ़िया लगे उससे ऑनलाइन खरीदो। जरूरी नहीं ऑफलाइन ही पढ़े, आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो ऑफलाइन उपलब्ध है, लेकिन फिर भी आप जरूरी नहीं है। बहुत सारे गरीब बंधु होते हैं, मित्रजन होते हैं जो घर बैठ पे ही पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में उन दोस्तों के साथ, उन मित्रों के साथ जो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, क्योंकि ITI वाले और उसमें भी फीटर ट्रेड वाले सबसे कम मेरिट वाले बंदे होते हैं अधिकतर, और उन बंदे जो रहते हैं वो गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, गाँव से करते हैं, खेतों से, किसानों से करते हैं बिलोंग, अपनी जमीन से प्रेम करने वाले गरीब स्टूडेंट होते हैं। उन गरीब स्टूडेंटों को जरूरी नहीं ऑफलाइन क्लास लेने के लिए इतना पेमेंट हो, तो घर बैठे अपने मोबाइल पर, अपने भाई के मोबाइल पर, अपने बहन के मोबाइल पर, अपने दोस्त के मोबाइल पर आप जो हो पूरी क्लासों का वीडियो सीक्वेंस बंद करके आप नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जरूरी नहीं है, अब दुनिया है आपकी मुट्ठी में, जब चाहे जैसा चाहे वीडियो देख सकते हैं, जब चाहे जैसे चाहे जिस टीचर से पढ़ सकते हैं, अपनी मन पसंद के टीचर से पढ़ सकते हैं। अब आपके अपने गांव के जरूरी नहीं कि उसी टीचर से पढ़े, अब वर्ल्ड के जो भी टॉप मोस्ट टीचर उससे पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं आप मेरे से पढ़े, मेरे से बेहतर मिले तो उससे भी पढ़ सकते हो। जिस तरह से मैं आपको, हाँ जरूरी नहीं है, देखिएगा ये चीजें मैटर करती है। जिस तरह से मैं गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त किया हूँ और रेलवे में मैंने नौकरी ली, उसी तरह से आपको भी कोई भी सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए, बस लगे रहना होगा। मैं पहुंचाऊंगा आपको लक्ष्य तक, मैं पहुंचाऊंगा आपको अपने टारगेट तक, पर आपको मेरे साथ बने रहेगा। और इस तरह से अपन चलते हैं आज की प्रथम क्लास की ओर और बढ़ते हैं। देखिएगा क्या चीज है। सबसे पहले मैं आज आपको बताने जा रहा हूं पहली क्लास में इंट्रोडक्शन टू फीटर ट्रेड, फीटर ट्रेड का परिचय। फीटर ट्रेड, सबसे पहले दोस्तों किसे कहेंगे फीटर, परिभाषा क्या होगी फीटर की। अगर बात करते हैं तो इस फीटर की जो परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी, किसकी, फीटर की। मैं यहाँ वही बात बताने जा रहा हूँ कि फीटर की क्या परिभाषा होगी, इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे क्रमबद्ध रूप से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, क्या आएगी, डेफिनेशन, परिभाषा किसको कहेंगे। एक फीटर होता ना दोस्तों, एक फीटर होता ना दोस्तों, वह दिन भर 8-8 घंटे प्रैक्टिकल करता रहता बेचारा, जॉब को बेंच वाइस पर, जॉब को फाइल के द्वारा फाइलिंग करता रहता है। कभी ड्राफ्ट फाइलिंग तो कभी स्टेट फाइलिंग तो कभी क्रॉस फाइलिंग करता रहता है, फाइलिंग करता रहता है। बढ़िया वाइस पे मजबूती से कस लिया बेंच वाइस पर, और उसको फिर क्या करता है, फाइलिंग करता। यहाँ तक कि एक फीटर, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल के दौरान 8-8 घंटे तक जॉब को घिसता रहता है, जॉब बनाता है, ये कार्य होता है। और उस जॉब को बनाने के लिए उसको कटिंग टूल, उसको मार्किंग टूल, उसको मेजरिंग टूल और उसको हेल्पिंग टूल्स की आवश्यकता होती है, उसको हेल्पिंग टूल्स की आवश्यकता होती है। और वो जो 8 घंटे कार्य करता है उनके लिए इन औजारों की वो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इन औजारों के द्वारा वो जो जॉब है उसको तैयार करता है, घिस घिस करके, मतलब फाइलिंग करके, मतलब रेत करके उसको क्या करता है, फाइलिंग करता है। उसके पहले उसको कटिंग करता है, हेक्सा ब्लेड से हेक्साइंग करता है, हेक्सा ब्लेड से उसकी कटिंग करता है, कटिंग के बाद फाइलिंग करता है। और फाइलिंग जब करता है तो उससे पहले उसको बेंच वाइस में अच्छे से जकड़ता है, जिससे कि वो मजबूती से जकड़ा रह सके। तो वो बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। उसी बीच में उसकी कटिंग के लिए ऑपरेशन करने से पूर्व आपको पता है तो मार्किंग करता है, जिसके लिए स्क्राइबर वगैरह का प्रयोग करता हो और मार्किंग टेबल प्रयोग में लाई जाती है। याद होगा ना आपको, याद होगा ना। और स्टील
50 रूल की सहायता से माप करके पहले हेक्सा के द्वारा कटिंग करता है। इस तरह से आपको पता होगा दोस्तों, मैं जो बात करने वाला हूँ परिभाषा किससे बनेगी, कैसे बनेगी, किस प्रकार से बनेगी। तो क्या करता है किसी भी मशीनिंग, किसी भी, ध्यान रखना, एक फिटर का कार्य होता है कि देखिएगा, किसी भी मशीनिंग पार्ट्स को, कोई भी मशीन का पार्ट्स बनाता है, किसी भी मशीनिंग पार्ट्स को बना करके मशीन में फिट करने तक का कार्य फिटर का होता है। नाम ही यही है। तो किसी भी मशीनिंग पार्ट्स को, देखो क्या आएगा, फिटर। किसी भी मशीनिंग पार्ट्स को बनाकर मशीन में फिट करने वाला कारीगर, किसी भी मशीन पार्ट्स को बना करके मशीन में फिट करने वाला कारीगर क्या कहलाता है, फिटर कहलाता है। क्या कहलाता है, फिटर कहलाता है। तो दोस्तों मित्रों, समझ में आई बात को, किस तरह से उसने जॉब को बनाया, घिसा, बेंच वाइस पर रखा और ये जॉब तैयार कर लिया। और जब जॉब तैयार कर लिया तो इसको मशीन में क्या करना है, फिट करना है। क्या करना है, इस जॉब को मशीन में क्या करना है, फिट करना है। तो किसी भी मशीनिंग पार्ट्स को बना करके ये मशीन में फिट करने के लिए जॉब तैयार कर लिया गया है। अब वो क्या करेगा, इसको फिट कर देगा। क्या करेगा, फिट कर देगा किसी भी मशीन में। तो ये चीज होती, किसी प्रकार का हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, जॉब तो जॉब है। तो ये जॉब जो है किसी प्रकार का हो सकता है, इसको मशीन में फिट करने वाला कारीगर मैकेनिक, कौन, मैकेनिक, फिटर कहलाता है। अब आपको ध्यान होगा कि एक अच्छे फिटर में कौन कौन से गुण अनिवार्य हैं या कौन कौन से कार्य में कुशल होना चाहिए। तो एक अच्छे फिटर के कौन कौन से गुण होंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, वो बात आपको याद रखनी होगी। तो मैं बता दूं, उस एक अच्छे फिटर को सबसे पहले क्या है, जो बनाने के लिए उसको सारे के सारे औजारों का उपयोग लेना आना चाहिए। तो सभी औजारों का यूज लेना आना चाहिए, सभी औजारों का उपयोग करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्या करने आना चाहिए, सभी औजारों का उपयोग आना चाहिए करना। तो उपयोग करना आना चाहिए। तो इस तरह से ये उपयोग करने चाहिए। तो कैसे उपयोग करेगा, जैसे उसको पता है कि ये कौन सा औजार है, पता चला है कि उसको पता होना चाहिए कि मार्किंग टूल है। क्या है, मार्किंग टूल है। तो उसको ध्यान होना चाहिए कि ये चिन्हन औजार है। क्या है, ये चिन्हन औजार है। तो इसके द्वारा केवल चिन्हन किया जा सकता है ना। ये क्या है, चिन्हन औजार है, तो चिन्हन ही किया जा सकता है, उसके द्वारा कटिंग नहीं की जा सकती है। तो ये बात उसको पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि वो जो चिन्हन कर रहा है उसके बाद में उसको क्या करना है, कटिंग करनी है। तो कटिंग औजार का पता होना चाहिए। मान लीजिए फाइल उठाया और उसके द्वारा निशान लगाने का, तो कैसे लगेगा। तो कटिंग टूल्स का भी यूज लेने आना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि ये कर्तन औजार है, इसके द्वारा किसी भी जॉब को काट सकते हैं। जरूरी नहीं है कर्तन औजार का मतलब है कि उसको काटना ही हो। कर्तन औजार का उद्देश्य होता है, पर्पज होता है कि देखिएगा, जैसे मान लीजिए मार्किंग टूल में अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या करते हैं, मार्किंग टूल में अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या होगा, जैसे उसको मार्किंग कौन कौन से, जैसे यहाँ लीजिएगा स्क्राइबर, उसको ध्यान होना चाहिए। उसके पास है स्क्राइबर, जरूरी नहीं है उसके पास स्क्राइबर हो, उसके साथ में जो हो यहाँ पर उसके पास ट्रेमल भी है। क्या है, ट्रेमल भी है। अब उसका कौन सा यूज करे वो तो उसके ऊपर डिपेंड है ना। जरूरी नहीं है ट्रेमल के पास उसके पास डिवाइडर भी हो। क्या, डिवाइडर भी हो, क्योंकि डिवाइडर विभाजक
जरूरी नहीं है उसके पास देखिएगा यहाँ सरफेस प्लेट भी रहेगी, सतही प्लेट, क्या सतही प्लेट भी रहेगी। अब सतही प्लेट रहेगी तो ये सारी चीजें जब उसके पास होगी, उसके पास एनविल भी रहेगा, वी ब्लॉक भी रहेगा, ऐसी सब सारी चीजें होगी। तो कहने का मतलब सतही प्लेट होगी या फिर उसकी एंगल प्लेट होगी, क्या होगी। तो जो भी मार्किंग टूल है उसके पास, अब ये स्क्राइबर का यूज लो, ट्रेमल का लो, डिवाइडर का लो, ये चीजें उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मान लीजिए मुझे जॉब पर निशान ही लगाना है, ये जॉब है और मुझे इसकी केवल कटिंग ही करनी है, क्या करनी है, ओनली कटिंग ही करनी है। तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये जॉब है तो इसकी यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक कटिंग करनी है, तो मैं निशान यहीं तो लगाऊंगा। ये चीज आप जो है डिसाइड करेंगे ट्रांसफर की सहायता से। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, निशान लगा दिया। अब निशान लगने के बाद इसको कट कर देंगे, तो कट करने के बाद अपना जॉब तैयार होगा। फिर फिनिशिंग भी तो होगी, कट करने के बाद फिनिशिंग कौन करेगा, फिटर ही तो करेगा ना। तो इस तरह से ये जॉब तैयार होगा, तो ये एक जॉब बन जाएगा। ये तो कहने का मतलब आपको और हमें समझना होगा कि किसका कौन सा कैसे यूज आना चाहिए। तो एक फिटर को ये कार्य आना चाहिए। इसी तरह से देखिएगा, मैं और बताना चाहता हूँ, ये भी आना चाहिए फिटर को कि कर्तन औजार तो कटिंग के लिए ही प्रयोग मिला जाए। उसके द्वारा जैसे मान लीजिए उसको पता है कि मेरे पास हेक्सा ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड की सहायता से वो निशान लगाएगा तो क्या सही आएगा, नहीं आएगा ना। इसलिए वहां पर उसका स्क्राइबर का यूज लेना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें परंतु मोटी है ये। तो इसका मतलब कर्तन औजार का मतलब यूज आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लो, हेक्सा ब्लेड, क्या हेक्सा ब्लेड, ठीक है। या फिर यूँ समझ लो कि रेती, क्या रेती, या फिर चीजल, है ना, चीजल। या फिर यहाँ पर बात करते हैं, मैं सारों का नाम नहीं लिख रहा, गिनी चुनी ही लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे हैं, चीजल है, हेक्सा ब्लेड है, ग्राइंडर है ना, यहाँ पर ड्रिल है, क्या है ना, ड्रिल है। तो ये चीज है उसको पता होना चाहिए इत्यादि, है ना। टेप है, डाई है। अब आप ये समझोगे कि टेप और डाई की सहायता से कटिंग करना चाहोगे कि मैं तो जो जॉब को काटूं सीधा थोड़ी कटेगा। टेप तो केवल जो क्या करती है, चूड़ियां काटती है, वो भी अंदर इंटरनल। तो ये चीजें हैं इत्यादि, जो चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत सारे हैं, पर उनका यूज भी तो आना चाहिए। एक फीटर को ये सारे कार्य आना चाहिए। अतः यहाँ पर देखिएगा औजार और औजारों का यूज आना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा और क्या आना चाहिए, यहाँ का मार्किंग हो गया, क्या कटिंग हो गया, और एक और होना चाहिए कि जब आपके जॉब बन जाता तो मेजरिंग भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मेजरिंग टूल्स भी यूज लेने आना चाहिए। तो मेजरिंग टूल्स का मतलब होता है मापक यंत्र। क्या होता है, मापक यंत्र। मेजरिंग टूल का मतलब होता है मापक यंत्र, और मापक यंत्रों का भी उपयोग लेने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, अन्यथा मामला नहीं बैठेगा ना। तो मापक यंत्र में जैसे किस किस के द्वारा अपन माप लेते हैं, देखिए सबसे पहले अगर उसको पता होना चाहिए कि स्टील रूल, इस्पाती पैमाना जो है, इसका यूज लेना आना चाहिए। इसके बाद उसको लगता है कि नहीं मेरे को अच्छी क्वालिटी में चेक करना है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि स्टील रूल के बाद मैं किसका यूज करूं, तो वर्नियर कैलिपर का यूज करना चाहिए। किससे, वर्नियर कैलिपर का, है ना, जो कि 0. यहाँ पर कितना 0.02 mm तक की परिशुद्धता में माप सकता है। अब उसको बहुत ही ज्यादा परिशुद्धता में मापना है कि मैं तो सबसे ज्यादा द एंड कंडीशन में, तो माइक्रोमीटर लेगा। क्या लेगा, माइक्रोमीटर तो आप जानते हो रामबाण है, 0.01 mm। तो यहाँ पर mm में ध्यान रखना, mm, ठीक है। यहाँ पर 0.02 mm। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। यहाँ 2 रह जाता है, यहाँ 1 आ जाता, तो ये चीज आपको क्लियर करना होगा। इस तरह से सीक्वेंस में क्रमबद्ध रूप से आपको एक एक चीज का क्लियरिफाई होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो मैं वही बात बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना होगा। तो ये है वर्नियर कैलिपर जिसकी बात कर रहे हैं। तो मेजरिंग टूल, मेजरिंग टूल्स में आपके बहुत सारे हैं, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, यहाँ पर स्टील रूल है, आपके बॉल प्रोट्रैक्टर है, आपके क्या नाम से। तो इस तरह से जो है मेजरिंग टूल्स है। तो ये चीज है। अब आपने यहाँ पर देखेगा सबसे पहले मार्किंग, मेजरिंग, कटिंग, और इस बीच में इन पर जब कोई भी ऑपरेशन करोगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी की इनको क्लैंप रखने के लिए, जकड़े रखने के लिए, मजबूती से कोई भी कार्य करने के लिए किसी न किसी सहायक औजार की भी जरूरत पड़ेगी ना। इसका मतलब एक फिटर को यूं है कि एक जो फिटर होता है उसको हेल्पिंग टूल्स की भी जानकारी होनी चाहिए। हेल्पिंग टूल्स, और हेल्पिंग जो टूल्स होते हैं उसी को ही अपन यहाँ पर हाथ के द्वारा उपयोग में लेते हैं। तो हैंड टूल्स की भी जानकारी होनी चाहिए। तो उसका मतलब ये होता है कि टूल्स का मतलब यंत्र या औजार। तो यहाँ यूं कह सकते हैं सहायक या फिर
सहायक या फिर यूँ कह सकते हो कि दस्ती। हैंड का मतलब था दस्ती औजार। शुद्ध हिंदी अर्थात निम्मी की भाषा है। परेशान मत हो ना, वर्ड सारी थ्योरी में निम्मी के भी यूज लूंगा ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों को परेशानी यहाँ वीडियो के दौरान हो लो तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दूंगा, ये मेरा शपथ है, ये मेरा वादा है आपसे। तो दस्ती औजार क्या है? दस्ती औजार जिसका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हेल्पिंग टूल दस्ती औजार यहाँ पर है। अब आप कहोगे सर ये कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने जकड़ने के लिए वाइस या वाइस का मतलब हिंदी में होता है शिकंजा। क्या होता है? नीमे में क्या बोलते हैं? शिकंजा या बांक। तो शिकंजे के द्वारा इसको जकड़ लिया है। अब आपने देखा कि ये जो है हेल्पिंग टूल्स हुआ कि नहीं हुआ? हैमर है सहायक औजार है कि नहीं? कोई चीज़ ठोकना है तो हैमर क्या हुआ? सहायक औजार है, हुआ कि नहीं हुआ? स्पेनर है, कोई चीज़ खोलना है कसना है तो सहायक औजार हुआ कि नहीं हुआ? स्पेनर। इसके बाद है कोई प्लायर है तो सहायक औजार हुआ कि नहीं हुआ? पेचकस है तो प्लस सहायक औजार हुआ कि नहीं हुआ? ये सब के सब हेल्पिंग टूल्स है, सहायक औजार है, जिनके द्वारा किसी भी जॉब को क्लेम करने के लिए या अदर कोई भी कार्य करते हैं तो वो सहायता प्रदान करते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों? होना चाहिए ना। तो वही बात मैं बता रहा हूँ, वही सीक्वेंस में बता रहा हूँ, उसी क्रम में मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों ये सारी की सारी बातें आपके अंदर जा रही होगी और घर कर रही होगी, स्थान कर रही होगी। अब एक फीटर को कौन कौन से ऑपरेशन आने चाहिए? अगर आपसे कहे कि ये तो फीटर की परिभाषा थी, ये कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या होते हैं, तो ये सारे के सारे औजारों का जिक्र है। लेकिन अगर आपसे यूँ पूछ ले कि एक फीटर को कौन कौन से ऑपरेशन आने चाहिए, तो ऑपरेशन की ही अगर बात करें, किसकी बात करें कि फीटर को जो है ऑपरेशन कौन कौन से आने चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। ऑपरेशन का मतलब होता है कार्य क्रिया, या यहाँ पर देखिएगा शल्य क्रिया बोलते हैं अपन, तो यहाँ शल्य क्रिया ना बोल करके कार्य क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य क्रिया। तो कौन कौन से कार्य एक फीटर को आने चाहिए, कौन कौन से ऑपरेशन करने आने चाहिए, तो यहाँ यूँ समझिएगा उसको आना चाहिए ड्रिलिंग। क्या आना चाहिए? ड्रिलिंग। ड्रिल के द्वारा किया गया कार्य ड्रिलिंग आना चाहिए। ड्रिलिंग के बाद उसको क्या आना चाहिए? फाइलिंग भी आना चाहिए। अगर सीक्वेंस में लिखूं मैं तो क्रमबद्ध रूप से लिख देता हूं। तो सबसे पहले उसको कोई भी मतलब जॉब बना रहे, जैसे कोई भी जॉब की शुरुआत करते हैं, बनाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप बताओ? मुझे लगता है जो MS प्लेट है माइल्ड स्टील की, उसे लो कार्बन स्टील भी कहते हैं, जानते होंगे आप, निम्न कार्बन इस्पात। वो MS प्लेट जिस भी स्टैंडर्ड साइज की आपको गिवन है जॉब, वो उठाओगे और सबसे पहले उसे स्टील से नापोगे, तो मतलब मापने आना चाहिए। तो मापना तो आ गया, लेकिन मापने के बाद उसको ऑपरेशन करना। ऑपरेशन मापना के बाद क्या करना? ऑपरेशन। तो सबसे पहला ऑपरेशन होगा कि इतनी बड़ी रोड है, MS प्लेट है, उसको काटना है इतना सा टुकड़ा आपको 10 mm, 20 mm, 50 mm, 100 mm का। तो फिर वाइस पर रखोगे, तो उसको उठा करके वाइस पर रखकर फिर कटिंग करोगे। तो सबसे पहले कर रहे हो हेक्सा के द्वारा कटिंग, तो हेक्साइंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हेक्साइंग। तो सबसे पहली स्टेप में यहाँ पर आना चाहिए हेक्साइंग। क्या आना चाहिए? हेक्सा। क्या आना चाहिए? एक फीटर को कौन कौन से गुण होने चाहिए या कौन कौन से ऑपरेशन करने आना चाहिए, तो हेक्साइंग आना चाहिए। दूसरे नंबर पे जैसे ही हेक्साइंग कर लिया, वो जॉब को कस लिया, किस पर? वाइस पर। किस पर? वाइस पर। तो क्लैंपिंग आना चाहिए। तो क्लैंपिंग कौन करेगा? वाइस के द्वारा जकड़ना, तो ये आता। इसके बाद में वाइस पे जकड़ने के बाद उसको ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करेगा तो क्या करेगा? फाइलिंग। क्या करेगा? फाइलिंग। तो यहाँ पर अगला आना चाहिए, वैसे मार्किंग भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मार्किंग, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो है उसके काट लिया, तो काटने के बाद उस पर मार्किंग करेगा, तो उस पर मार्किंग ऑपरेशन भी होना चाहिए। दूसरे स्थान पर क्या होना चाहिए? मार्किंग। वो अलग चीज़ है कि आप किससे मार्किंग कर रहे हो, जरूरी नहीं है वर्नियर हाइट गेज से भी कर सकते हो अच्छी एक्यूरेसी। तो मार्किंग आना चाहिए। मार्किंग के बाद में उसको जो है ना यहाँ पर फाइल के द्वारा कोई भी कार्य करा तो फाइलिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फाइलिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फाइलिंग।
फाइलिंग भी उसको आना चाहिए, जिसको रेतना बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही फाइलिंग कर लिया, फिनिश कर लिया, फाइलिंग कर लिया, अब उसके बाद में उसको छेद करना है मान लीजिए, तो छेद का मतलब होता है ड्रिल, और ड्रिलिंग भी आना चाहिए। ड्रिल के द्वारा किया गया कार्य ड्रिलिंग कहलाता है। ठीक है ना, ड्रिल के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? ड्रिलिंग कहलाता है। तो यहाँ पर वही बात ना, ड्रिल कर लिया तो ड्रिल के बाद उस छेद को क्या करना है? फिनिश भी देना है। फिनिशिंग देना तो रिमिंग करना पड़ेगा रिमर के द्वारा, तो रिमिंग भी आना चाहिए। उसको क्या आना चाहिए? एक फीटर को क्या ऑपरेशन आना चाहिए? रिमिंग भी आना चाहिए। तो इत्यादि रिमिंग आ गया तो उसके बाद उसमें टेप डाली तो टेपिंग भी आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर उसको टेपिंग भी आना चाहिए। अब एक एक चीज जो है सीक्वेंस बद्ध में कर रहा हूं, तो कोई न कोई चीज आना चाहिए। तो मतलब सभी प्रकार के ऑपरेशन एक फीटर को करने आना चाहिए, और सभी प्रकार के टूल की, औजारों की, और साथ में लिमिट फिट टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी चीजें उसको एक फीटर को आनी चाहिए। अब फीटर के कार्य क्या होते हैं? अलग अलग फीटर के अलग अलग कार्य होते हैं। वैसे मुख्य रूप से अगर फीटर की बात करते हैं तो फीटर के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन एक बात करते हैं तो सामान्य फीटर, जनरल फीटर कोई भी कार्य कर सकता है। तो मैं बात करूंगा फीटर के प्रकार और फीटर के कार्य पर एंड में। ठीक है, तो चलते हैं क्रमबद्ध रूप से फीटर कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो, फीटर की अगर बात करते हैं तो फीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले अपन आ जाइए टाइप ऑफ फीटर, फीटर के प्रकार। तो देखिए सबसे पहले फीटर के प्रकार, तो फीटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? फीटर के प्रकार, देखिए फीटर कितने प्रकार के होते हैं इन पर अपन बात करते हैं। तो टाइप ऑफ फीटर, फीटर कितने प्रकार के होते हैं, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है सबसे पहला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज्यादा जो होता है, एक होता है सामान्य फीटर, और सामान्य फीटर जो सब प्रकार के कार्य कर सकता है, जिसको जनरल फीटर बोलते हैं। और सबसे पहले जिसका जिक्र किया जाता है वो होता है बेंच फीटर। कौन सा होता है? बेंच फीटर। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक बेंच फीटर की, और बेंच फीटर देखिएगा यहाँ क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है। ये बेंच फीटर जो होता है ना, मैं सभी का ही जिक्र करूँ यहाँ पर। ये बेंच फीटर जो होता है ना, ये बेंच पर कार्य करता है। कितना करता है? ज़्यादातर कार्य 75% हाथ से करता है, मतलब 25% ही कुछ मशीनों की सहायता से करता है, बाकी हाथ से ही कार्य करता है। टेबल पर वही जॉब बनाकर जॉब घिसने वाला कार्य जो होता है ना, बेंच फीटर का होता है। आप भी अधिकतर बेंच फीटर का कार्य किए होंगे। फीटर ट्रेड है, इस बात का आपको एहसास अच्छी तरह से होगा, प्रैक्टिकल के दौरान वो आपने किया होगा। अलग चीज़ है कि कोई ITI में फीटर में गया ही नहीं, लास्ट तक जो है पेपर दे करके घर तक यहाँ सर्टिफिकेट लेकर के और फॉर्म भर रहा हो, वो अलग बात है। बाकी तो आपका नियमानुसार तो बेंच फीटर ही होता है, अर्थात बेंच मशीन पर कार्य, हाथ के द्वारा कार्य करने वाला फीटर बेंच फीटर कहलाता है। ठीक है, तो बेंच मशीन पर या बेंच पर, मशीन नहीं बोलेंगे, बेंच पर हाथ के द्वारा कार्य करने वाला कारीगर या मैकेनिक, कारीगर बोलो या मैकेनिकल ही है, मैकेनिक बोल सकते हैं। मैकेनिक, बेंच पर हाथ के द्वारा कार्य करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? बेंच फीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बेंच फीटर है, जो बेंच फीटर का अपना कार्य हो गया। इसके बाद बेंच फीटर के बाद क्या आता है? तो मशीन फीटर। क्या आता है? मशीन फीटर। कोई भी जॉब बनाया, मशीन फीटर कोई भी जॉब बना दिया, किसने बना दिया? बेंच फीटर ने। अब बेंच फीटर ने जॉब दे दी है किसको? मशीन फीटर को, कि भाई ये लो जॉब आप क्या। अब कोई पुर्जा मशीन का घिस गया या खराब हो गया, टूट गया है, तो उसको चेंज करना है, बदलना, तो वो कार्य कौन करेगा? मशीन फीटर करेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मशीन में पार्ट्स को फिट करने और निकालने के लिए, अर्थात किसी भी मशीन में पार्ट्स को फिट करना, ओवरहोलिंग करना और निकालना जो है क्या कहलाता है इसका? तो मशीन फीटर। किसी भी मशीन में किसी भी पार्ट्स को फिट करने एवं सही करने, मेंटेनेंस करने, सही करना, हाँ फिट करना, सीधा लिखो, फिट करने वाला
करने वाला कारीगर, करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मशीन फिटर। अब आता है पाइप फिटर। क्या आता है? पाइप फिटर। पाइप फिटर किसे कहेंगे? ठीक है, ध्यान दो। पाइप फिटर समझिएगा, प्लम्बर होता है ना, प्लम्बर, ठीक है, किसी भी पाइप को फिट करने वाला, चाहे आपको कोई भी जोड़ हो, टी हो या फिर आपके नी हो या फिर आपके एल्बो हो, किसी प्रकार का सॉकेट हो, किसी प्रकार का जोड़ जोड़ना है तो किसी भी पाइप को फिट करना, चाहे आपके गैस पाइप हो या आपके पानी वाटर पाइप हो या आपके यूं समझिए ऑयल पाइप हो, किसी प्रकार का पाइप हो, है ना, गैस समझो, गैस, जल या तेल, किसी भी प्रकार, किसी भी प्रकार के पाइप को फिट करना व निकालना, दोनों के दोनों ही कार्य किसका होता है? निकालने वाला। तो ये यहाँ पर देखो, किसी भी गैस हो, तेल हो, यहाँ पर कोई भी पाइप हो, पाइप को फिट किया और उसको वापस जरूरत पर निकाल लिया, दूसरा पाइप फिट कर दिया, वो कार्य होता है पाइप फिटर, जिसे प्लम्बर कहते हैं। इसे क्या किस नाम से जानते हैं? प्लम्बर नाम से। किसे? प्लम्बर। ठीक है, नोट डाल के लिखिएगा, यहाँ नोट डाल के लिखिए। पाइप फिटर को प्लम्बर के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। पाइप फिटर को किसके नाम से जाता? प्लम्बर के नाम से जाना जाता। तो ये नोट आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद अगला आता है नेक्स्ट, मेंटेनेंस फिटर। मेंटेनेंस फिटर। मेंटेनेंस तो नाम से ही पता चल रहा, मतलब किसी भी मशीन, कोई भी मशीन हो, उसका मेंटेनेंस करना, मरम्मत करना है। कोई पार्ट्स खराब हो गया है, उसको सही पार्ट्स लगाना या सही करना है पार्ट्स को, तो वो कार्य कौन करेगा? तो किसी भी मशीन का मेंटेनेंस करने वाला कारीगर मेंटेनेंस फिटर कहलाता है। किसी भी मशीन का POH, पैरोडिक ओवरहॉलिंग, आवधिक मरम्मत, या फिर कभी अचानक भी अगर कोई खराब हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में है ना, आवधिक मरम्मत या POH या फिर बोलते OH, है ना, ओवरहॉलिंग। OH जरूरी नहीं है यहाँ आवधिक हो या OH हो। OH का मतलब ओवरहॉलिंग, तो यहाँ समय मरम्मत देखिएगा, आवधिक एक तो होता आवधिक और एक होता है मरम्मत ओनली। तो समय मरम्मत यहाँ पर बात करते हैं तो किसी भी मशीन का कोई भी प्रकार हो सकता है, दोनों में से का की मरम्मत करने हेतु, मरम्मत समय अनुसार बोल दो या फिर वैसे बोल दो, मरम्मत करने हेतु। अब आपके यहाँ पर देखिएगा, कोई भी चीज क्लियर कर देता हूँ मैं, किसी प्रकार की, मैं स्पष्ट नहीं किया आपको, दोनों का दोनों यहाँ लिख दिया, या तो अचानक हो सकती है या समय के अनुसार। आपको पता है कि जैसे ट्रेन है, मान लीजिए, मैं तो ट्रेन का उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं खुद भी रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, इसलिए इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। जैसे ट्रेन है, मान लीजिए एक कोच, मान लो एक कोच में भी जो है 18 महीने में POH के लिए आ जाता। कितने? 18 महीने में उसको POH, मतलब समय के अनुसार उसको क्या करना पड़ा, ऐसे कैसे 18 महीने में आपके क्या आ जाता है जो इंजन का। तो इनका जो एक अवधि होती है, तो POH बात करते हैं तो 18 महीने में यहाँ आपके पास ओवरहॉलिंग, उसका मेंटेन, मोटरसाइकिल की सर्विस नहीं कराते गए, एज इट इज वही सर्विस होती है सभी मशीनों की, सभी मशीनों की, चाहे कोई सी भी हो। ठीक है, लोको की वो होती है, उसको लोको यहाँ पर जो है फिटर के नाम से जाता है, लोकोमोटिव फिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोमोटिव फिटर कहते हैं, जो रेल में आता है, जो कि लोको का मतलब तो रेल इंजन, और उसको मोटिव मतलब फिटर करने वाला लोकोमोटिव फिटर कहलाता है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ। तो अगला आता है लोकोमोटिव फिटर। क्या था? लोकोमोटिव फिटर। लोको का मतलब होता है इंजन, रेल के इंजन को
रेल के इंजन का मेंटेनेंस करने वाला या फिटिंग करने वाला उसे लोकोमोटिव फिटर कहते हैं। ठीक है, रेल इंजन को रेल इंजन के पार्ट्सों को जोड़कर फिट करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? फिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकोमोटिव फिटर कहलाता है। ये रेल इंजन में आ जाता है। एक और होता है डाई फिटर। डाई फिटर नाम तो सुना होगा, डाई फिटर। डाई भाई अपन डाई काटते हैं ना, कोई भी डाई होगी, कुछ खांचा, डाई का मतलब खांचा, सांचा, यहाँ सांचा बनाते हैं उसको। तो कोई भी सांचा बनाया तो वो फिट करने के लिए, तो किसी भी डाई को फिट करना यहाँ पर डाई फिटर कहलाता है। तो किसी भी डाई को बनाना या फिट करना करने वाला मैकेनिक, ठीक है, क्या कहलाता है? यहाँ पर डाई फिटर कहलाता है। तो डाई फिटर है, टूल फिटर है, टूल औजार फिटर, टूल फिटर मतलब अब टूल भी बनाते हैं, औजारों को भी बनाया जाता है। और औजारों को जब बनाया जाता है तो उसको भी, जैसे मान लीजिए कोई भी अपन लेते हैं, एक प्लायर ही ले लो, उसमें बीच में रिवेटिंग वगैरह की थी, दोनों पार्ट्स बनाकर रिवेट करने वाला तो फिटर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर टूल को, औजारों को बनाकर फिट करने वाला, औजारों को बनाने व फिट करने वाला, फिट करने वाला क्या कहलाता है अपना? यहाँ पर देखिएगा टूल फिटर, टूल, डाई फिटर, यहाँ पर पाइप फिटर। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो फिटर का अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि क्लियर होना चाहिए। एक मेंटेनेंस फिटर होता है जो मेंटेनेंस करा, इस तरह से आपके बहुत सारे जो फिटर होते हैं और भी होते हैं जिनका अपने यहाँ पर मोस्टली पर अपन जिसका जिक्र करना चाहते हैं वो यही है। और ज़्यादातर जो यूज़ आता है वो ये आता है। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आपको ये भी यकीन नहीं होगा कि सर इससे तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, ये भी शायद फील हो रहा होगा, मुझे पता है, मैं जानता हूँ ITI में शायद ही कोई पढ़ाता तो इसके बारे में बेसिक बताया, निकल पड़ते हैं। और मैं ये चीज़ बताऊँ तो आपके भी मन में शायद ये आ रही होगी बात कि सर जो है आप फिटर जब पढ़ा रहे हो तो इसको इतना सारा पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी है, ये कोई आता तो नहीं क्वेश्चन एग्जाम में। देखिएगा मैं एक क्वेश्चन वो कराता हूँ आपको जो एग्जाम में आया हुआ है और किस तरह से आया हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा आगे। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन आया, परंतु इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे पहले ले लो। क्वेश्चन कैसे आया है इसका देखिएगा, आपको मैं ये भी बता देता हूँ। ये DMRC 2018 में एक पेपर हुआ था, उसमें फिटर की कुछ पोस्टें आई थी, उसमें इसका जिक्र था और वो क्वेश्चन आया था। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन था देखिएगा, ये था कि एक फिटर मैकेनिक के द्वारा एक फिटर मैकेनिक के द्वारा कितने प्रतिशत कार्य हस्त के द्वारा किया जाता है, हस्त द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? हाथ के द्वारा कितना प्रतिशत कार्य किया जाता है, ये प्रश्नवाचक था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था जिसका अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पहला देखिएगा, पहला ऑप्शन देखिएगा वहाँ पर था 25%, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था 50%, ठीक है। तीसरा ऑप्शन था वहाँ पर, ध्यान रखना है यहाँ पर 75%, और चौथा ऑप्शन था 100%। तो यहाँ आपको क्लिक करना था दोस्तों इसी क्वेश्चन पर। अब आपको अच्छी तरह से अवगत होगा, नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ
ये इसकी स्टेप क्या रहेगी। देखिएगा एक कारीगर जो होता है वो यहाँ पर जो है ना फीटर वाला कारीगर 75% जो है 75% जो है वो क्या करता है हाथ के द्वारा। देखा होगा आपने पहले तो जो है जॉब को काटता है तो हाथ के द्वारा काटता है, फिर कसता है तो उसको हाथ के द्वारा कसता है, कसने के बाद उसको फाइलिंग करता तो हाथ के द्वारा करता है, मार्किंग करता है, निशान लगाता तो हाथ के द्वारा करता है, करता नहीं करता तो इसके बाद ड्रिलिंग करता तो मशीन में लगा कर उसमें भी सपोर्ट हाथ के द्वारा। तो कई चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं अधिकतर 70 ये भी नहीं करा है 75% कंडीशन के साथ 25% जो बची है वो हाथ के द्वारा नहीं करता, मशीन कर दी, ड्रिल मशीन आ गई बीच में, आई कि नहीं, है ना। तो इस तरह से जो कुछ कार्य हैं जो 75 को छोड़ दो तो बाकी के कार्य जो होते हैं वो हाथ के द्वारा ना हो करके किसके द्वारा होते हैं, मशीनों के द्वारा। अतः यूं कह सकते हैं कि एक फीटर अधिकतर अपना कार्य 75% हाथ से एवं 25% मशीन की सहायता से, मशीनों की सहायता से करता है। दो चीजें हैं, आप यहाँ पर मैंने नोट डाल के भी लिख दिया, कारण क्लियर होना चाहिए कि भाई कैसी स्टेप आपके साथ हो रही है, तो इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए क्वेश्चन कैसे आता है। तो उम्मीद भी नहीं होगी शायद कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में और DMRC में जैसे पूछे जा सकते हैं, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आया हुआ तो आप यहाँ पर सोचने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फिटर में तो ITI में तो आ ही जाता अक्सर, कोई दिक्कत नहीं। अतः ये चीजें हैं छोटी छोटी जिस पर अपन जिक्र करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह के जो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी और किसी भी तरह के क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता, कुछ भी नहीं कहते हैं, आपको उम्मीद भी नहीं होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूछे गए हैं। और इसी तरह से अपन क्रमबद्ध रूप से आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन बढ़ते रहेंगे। याद रखना अपने दोस्तों के साथ, आपको अपने मित्रों के साथ इसमें जो है सहभागिता निभाते हुए अपने मित्रों को इसी वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, कारण क्योंकि इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा अपने मित्रों तक भेजने में। अतः सभी गरीब स्टूडेंट तक ये पहुँच पाए मैसेज कि भाई यहाँ पीटर की भी कोई क्लास है और वो सभी ट्रेड का जो है देख सके, सबको इसका लाभ हो सके। क्योंकि आपका निस्वार्थ भावना से इस पे जितनी भी सोशल साइट है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एवं जो है व्हाट्सएप, इन सभी पर 5-5, 10-10 ग्रुप में आप भेज दीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो का सब लोग उठा सके लाभ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और अभी तक आप चलते रहो। देखिएगा जिस तरह से चलते चलते गए हो, लास्ट तक अपन चलेंगे 300 वीडियो तक, परंतु उससे पहले आप और हमारा जो पल है इस पे पढ़ने का और जो है लगातार बढ़ने का वो संघर्ष भरा है। इसीलिए तो किसी महापुरुष ने कहा स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष जितना करोगे उतना घिसते चले जाओगे और लाइफ में चमकीलापन आता जाएगा और इस तरह से आपको लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। और अपन आप और हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं आगे, वही तो हर जिंदगी को इतना इजी आसान लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए सब लोग आए चले जाते हैं, एक अलग बात है, लेकिन एक शानदार लग्जरी लाइफ जीकर के शानदार तरीके से सुव्यवस्थित प्लानिंग के साथ जाए, बात अलग होता है। इसीलिए स्ट्रगल बहुत है, परंतु ध्यान रखना जीवन है और जीवन ही तो है। इसीलिए तो कहा किसी महापुरुष ने, क्या कहा कि जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सब चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही तो इंसान है। उम्मीद है आप सब बातों को फॉलो करते हो। आज के लिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसी तरह से अपन आगे बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।